नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल परिवार में जीएस विथ श्याम में। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग अपना जो नया कोर्स लॉन्च किए हैं वो तो ठीक ही है। साथ ही आप देख रहे हैं कि हम इसमें आपको जो अभी आगामी एमपीपीएससी है, हमारा ये एमपीपीएससी महासंग्राम के नाम से ये हमारी सीरीज चल रही है और इसमें हम आपको पूरा मध्य प्रदेश का इतिहास, जो आपका यूनिट 2 है ना, एमपीपीएससी का कौन सा यूनिट, एमपीपीएससी का यूनिट 2 मध्य प्रदेश का इतिहास, ये हम आपको पूरा कंप्लीट कराने जा रहे हैं। क्योंकि अभी प्रीलिम्स का आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है और अगर प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन नहीं आया और आपको उसके बाद अगर आपको 90 भी दिन का समय मिल जाता है, हालांकि मिलेगा तो 90 दिन का समय मिल जाता है, उसके पहले तो आप क्या करिए कि यूनिट 2 को बढ़िया कंप्लीट कर लीजिए। एक मास्टर स्ट्रेटजी रखिए, इसको कंप्लीट करते जाइए। आपका जैसे इतिहास कंप्लीट होता है तो हम अपनी एक नई यूनिट को लॉन्च कर देंगे, चाहे वो यूनिट 7 रहेगी, 9 रहेगी, है ना। यानी इंडियन ज्योग्राफी वगैरह की जो यूनिटें हैं मैं उनको आपको जल्दी से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। इसलिए मैं भी अभी आराम से चीज़ों को लेकर चल रहा हूं। ये हमारा बहुत पुराना चैनल था, इसलिए हम इस परिवार को बहुत आगे तक बढ़ाना चाहते हैं। तो आप सभी अपना सहयोग प्रदान करें, अपने मित्रों तक हमारी लिंक को जरूर साझा किया करिए, या जिससे मध्य प्रदेश के दूर दराज में रह रहे उन सभी छात्रों को मदद मिल सके जो किसी प्रकार के पैसे के अभाव कारण नहीं पढ़ पाते हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने मध्य प्रदेश का इतिहास यहाँ से पढ़ लिया तो आपको कहीं अन्य जगह पढ़ने की आवश्यकता फिर नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम चालू करते हैं अपने इस सेशन को। तो जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश में शुंग काल। तो अगर हम शुंग काल के बारे में थोड़ा सा आपको बताएं तो शुंग काल संभवतः यह एक ब्राह्मण वंश था, ठीक है। क्योंकि जो मौर्य साम्राज्य था तो मौर्य साम्राज्य को पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में अंतिम रूप से नष्ट कर दिया था, है ना। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? जानकारी हमें हर्षचरित्र के माध्यम से मिलती है कि पुष्यमित्र नाम का राजा, जो मौर्य वंश के अंतिम राजा थे, उन सबको नष्ट करने के बाद अपने इस राजवंश की क्या किया, स्थापना करता है। जानकारी का स्रोत नोट कर दीजिए कि हर्षचरित्र के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था, उसकी हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने की। समय की बात करें तो समय क्या था? 185 बीसी का समय था जब पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। इसी के नाम से यह शुंग वंश कहलाया, ठीक है। क्या किया इसने? तो पहली बात तो जान लीजिए कि जन्म से ब्राह्मण था, इसलिए बौद्ध का क्या था? विरोधी था, यानी बुद्धिज्म का विरोधी था। बौद्धों का इसने सर कटवाया, बौद्धों के द्वारा बनवाए गए स्तूपों को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है, जिसकी राजधानी है पाटलिपुत्र। साथ ही ब्राह्मण वंश का भी संस्थापक इसे कहा जाता है। मौर्य के बाद शुंग का शासन आरंभ हुआ। मगध की गद्दी पर बैठे शुंग वंश के राजा मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग द्वारा करने के बाद शुंग वंश की स्थापना की जाती है और मगध की गद्दी स्थापित की जाती है। शुंगों की बात करें तो शुंग मूलतः कहाँ के थे? शुंग मूलतः थे उज्जैन के निवासी। कहाँ के थे? यानी ये मूलतः उज्जैन के निवासी थे, आपको ये ध्यान कर लेना है। प्रारंभ में अशोक द्वारा कुछ शुंग ब्राह्मणों को अवंती आने जाने के दौरान मगध ले जाया गया था। पुष्यमित्र जो शुंग है, इसने सांची और भरूच स्तूप की मरम्मत करवाई। यानी वही सांची और भरूच के स्तूप है जो अशोक के द्वारा बनवाए गए थे और इसकी मरम्मत किसने कराया? पुष्यमित्र शुंग ने करवाया, ठीक है। यानी रेलिंग वगैरह लगवाई थी, तोरण द्वार का निर्माण कराया था। अगर पुष्यमित्र शुंग के पुत्र की बात करें तो अग्निमित्र था और अग्निमित्र ने विदिशा को मगध की क्या बनाया? राजधानी बनाया। तो पूछा जा सकता है कि विदिशा को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? तो विदिशा को राजधानी बनाने वाला शासक था अग्निमित्र। क्या नाम था? अग्निमित्र नाम था, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग के समय अग्निमित्र विदिशा का उपराजा था। कालिदास का एक प्रसिद्ध नाटक है मित्रों, मालविकाग्निमित्रम। यानी मालविका और अग्निमित्र का जो प्रणय संबंध है तो कालिदास ने अपने ग्रंथ मालविकाग्निमित्रम में बहुत अच्छा सजाया है, उसको आप पढ़ सकते हैं कभी समय मिले तो। इन्हीं के काल में मनु द्वारा मनुस्मृति की भी रचना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है अग्निमित्र। अग्निमित्र ने विदर्भ यानी महाराष्ट्र, वर्तमान जो महाराष्ट्र क्षेत्र में आता है विदर्भ यज्ञसेन को पराजित किया तथा अपने मित्र माधव सेन को इस क्षेत्र का अधिकार सौंप दिया। तो यज्ञसेन कौन है? यज्ञसेन बृहद्रथ के साला हैं, जिन्हें अग्निमित्र क्या करते हैं? पराजित करते हैं और जो ये क्षेत्र रहता है तो अपने मित्र को सौंप देते हैं। इसके काल में ब्राह्मण धर्म का पुनः उत्थान हुआ तो संस्कृत भाषा का विकास हुआ। यानी बताया जा रहा है कि ब्राह्मण धर्म का जो पुनरुत्थान हुआ वह शुंगों के काल में हुआ और संस्कृत भाषा का भी जो विस्तार हुआ वह भी शुंगों के समय
हो रहा है। फिर आगे बात करते हैं कि जो शुंग थे इनके दरबार में जिनके गुरु थे वो कौन कहलाए? पतंजलि। और पतंजलि ने क्या लिखा? महाभाष्य। और कात्यायन ने लिखा गार्गी संहिता। यानी ये प्रमुख विद्वान इनके दरबार में इनके समकालीन हुआ करते थे। ठीक है। फिर लिखा है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। यानी पूछा जाएगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से अश्वमेध यज्ञ कराने वाला शासक कौन था जिसने 2 बार अश्वमेध कराया? तो ये पुष्यमित्र शुंग ही हैं जिन्होंने अपने गुरु पतंजलि की सहायता से अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं। पुष्यमित्र शुंग ने हिंद एवं शासक मिनांडर को पराजित किया। किसको पराजित किया? मिनांडर को। अभी मिलिंद पन्हो एक ग्रंथ आएगा, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि मिनांडर और नाग जो एक बौद्ध भिक्षु है नागदशक, उनके मध्य जो भी संवाद होता है उसको मिनांडर में किस प्रकार से रखा गया है वो भी अभी आपको मैं बताऊँगा। ठीक है। और मिनांडर के सिक्के क्वेश्चन आ चुका है, वो कहाँ से मिले आपको? बालाघाट से। ध्यान रखिएगा, मिनांडर है उसके सिक्के आपको मध्य प्रदेश के बालाघाट से प्राप्त हुए हैं। आप वो नोट डाउन कर लीजिए कहीं भी अगर नोट डाउन कर रहे हो तो। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। शुंग वंश का 9वां शासक हुआ भागभद्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ठीक है, शुंग वंश का 9वां शासक या 9वां नरेश राजा भागभद्र थे। और भागभद्र भागवत धर्म से बहुत प्रभावित थे, है ना। तो क्या होता है कि इनके शासनकाल को जो 14वां वर्ष होता है ना, भागभद्र के शासन के 14वां वर्ष, तो तक्षशिला से हिंद एवं शासक एंटियाल किट्स का एक राजदूत होता है, उसका नाम रहता है हेलियोडोरस। हेलियोडोरस को राजदूत बनाकर कहाँ भेजते हैं? ये इनके दरबार में भेजते हैं राजा भागभद्र के। और वो भागभद्र के दरबार में ब्राह्मण धर्म से प्रभावित होता है, यानी भगवान विष्णु से प्रभावित होता है और भगवत की उपाधि धारण करता है। और विदिशा में हेलियोडोरस क्या करता है? विदिशा आता है और विदिशा में हेलियोडोरस जो विदिशा आता है हेलियोडोरस, तो विदिशा में ये विदिशा में एक खाम बाबा के नाम से एक क्या करवा देता है? खाम बाबा के नाम से एक चीज़ की स्थापना करवा देता है। आप समझ लीजिए कि भागवत धर्म से प्रभावित होता है और स्तंभ समझ लीजिए, एक स्तंभ बनवाता है जैसे खाम बाबा का स्तंभ, और कहीं कहीं गरुड़ स्तंभ लिखा गया है। गरुड़ स्तंभ की क्या कर देता है? स्थापना कर देता है भगवान विष्णु के कारण। ठीक है, जिसे स्थानीय लोग लिखा भी है खाम बाबा का स्तंभ कहते हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक होता है देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक अगर मैं देवभूति की बात करूं तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। उसकी हत्या उसके अमात्य वासुदेव द्वारा कर दी जाती है और वह भारत में फिर कर्ण वंश की क्या कर देता है? स्थापना कर देता है। ठीक है, जिसका अमात्य है वासुदेव। ठीक है, तो वासुदेव के द्वारा ही हत्या कर दी गई और कर्णवंश की स्थापना कर दी गई। भारत में भागवत धर्म का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है गरुड़ स्तंभ, और आपको कहाँ से प्राप्त होता है? विदिशा से। ये आप लोग याद कर लीजिए, हो सकता है कि प्रीलिम से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत धर्म का सबसे प्राचीन अभिलेख गरुड़ स्तंभ है और आप कहाँ से प्राप्त हो रहा है? आपको विदिशा से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सांची की स्तूप और भरहुत की स्तूप की बात कर लेते हैं थोड़ा। अगर सांची की बात करें तो सांची कहाँ है? रायसेन में स्थित है। और सांची की स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो अशोक के द्वारा कराया गया था। मैं आपको एकदम रिवाइज कराते हुए चल रहा हूँ, आप चीज़ों को सुनिए और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको अपने सिर्फ रफ में क्या करते जाइए? नोट डाउन करते जाइए। तो जितने भी MPPSC प्रीलिम्स के MP हिस्ट्रीज क्वेश्चन बनेंगे वो सब इसमें रहेंगे। आप 100-500 क्वेश्चन बड़े आसानी से नोट डाउन कर लीजिएगा और उन्हीं इंपॉर्टेंट में से जब आप रिवाइज करेंगे तो क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपको भी पता है क्वेश्चन, ना मेरे को पता है क्या आएगा ना आपको पता है, लेकिन हम वहां तक पहुंच सकते हैं कि जैसे एग्जामिनर किस लेवल का क्वेश्चन बना रहा है, पिछली बार कहां से बनाया था, तो हम जो PYQ के अनुसार एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद बताएंगे क्वेश्चन इस बार संभावित है। यहाँ से आप संभावित प्रश्नों को पढ़कर जाइए और उन्हीं में से आ सकते हैं। ठीक है, तो सांची स्तूप की खोज किसने की? 1818 में जनरल टेलर करता है। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसकी मरम्मत कराई जाती है, लकड़ी की रेलिंग लगवाई गई। ठीक है, बुद्ध के शिष्य सारीपुत्र और महामोगलायन जो हैं इनके अवशेष यहाँ रखे गए हैं। पुष्यमित्र शुंग द्वारा पुष्यमित्र शुंग द्वारा बौद्ध स्तूपों की मरम्मत करवाना यह बताता है कि वह धार्मिक रूप से सहिष्णु था। बिल्कुल, यानी भले ही उसने बौद्धों को परेशान किया हो, है ना, बौद्ध द्रोही उसे प्रमाणित करने का प्रयत्न किया हो, किंतु अधिकांश विद्वान इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि उसने सांची और भरहुत स्तूप शुंग काल में ही निर्माण करा दिया। तो इस बात का जो परिवर्तन है तो यह ज्वलंत प्रमाण है शुंग काल में कि बौद्धों के साथ अत्याचार नहीं हुआ होगा। किताबों में जरूर लिखा है पर इतना ज़्यादा अत्याचार तो हमें नहीं लगता है कि हुआ होगा, क्योंकि वह एक सहिष्णु शासक था, हर धर्म को समान रूप से लेकर चलना चाहता था। भरहुत स्तूप की बात करें तो भरहुत स्तूप आपका सतना उचेहरा नामक स्थान पर है और इसकी खोज 1873 में अलेक्जेंडर कैनिंघम द्वारा की गई है। भरहुत स्तूप का निर्माण भी अशोक के द्वारा कराया गया है।
पुष्यमित्र शुंग द्वारा 4 दीवारी और तोरण द्वार की मरम्मत करवाई गई। वर्तमान में तो यह पूर्णतः नष्ट हो चुका है। इसके अवशेष कलकत्ता संग्रहालय में रखे गए हैं। तो ये रहा आपका भरहुत स्तूप और ये रहा सांची स्तूप के बारे में जानकारी। आपको जो हमारी नोट्स दिख रही है यहाँ से भी आप इंपॉर्टेंट फैक्ट को क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट को अपने रफ में या अपने नोट्स में बढ़िया से नोट डाउन कर सकते हैं, चीज़ों को बढ़िया से याद कर सकते हैं। यकीन मानिए समय किसी का इंतजार नहीं करता। अगर आप सोचेंगे कि नोटिफिकेशन आ जाए फिर हम पढ़ें या इस टीचर से पढ़ें उस टीचर से पढ़ें, इसी चक्कर में ना तो आप हमसे पढ़ पाएंगे ना किसी और से पढ़ पाएंगे। विश्वास रखिए, एक जगह ट्रस्ट करिए और पढ़ते जाइए, है ना। जहाँ भी जो भी पढ़ाएगा बेहतर पढ़ाएगा, यकीन मानिए। इसलिए चीज़ों को सिर्फ पढ़ने की आवश्यकता है, चीज़ों को बढ़िया से माइंड में रखिए, आपका काम बड़े आसानी से हो जाएगा। तो आइए शुंग वंश की जानकारी के बाद अब हम बात करते हैं कर्ण वंश से। यानी यह भी ब्राह्मण वंश था और इसका संस्थापक कर्ण वंश का कौन सा था, तो कर्ण वंश का संस्थापक था वासुदेव। इस कुल में कुल 4 शासक हुए जो 43 वर्षों तक राजा रहे हैं। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था, सुशर्मा बताया गया है। अगर हम शासकों की बात करें तो वासुदेव था, भूमिमित्र था, नारायण था और सुशर्मा। यानी इस वंश में इन 4 शासकों ने 43 सालों तक शासन किया। और जो शुंगों द्वारा परंपरा स्थापित की गई उसी परंपरा को ये सिर्फ क्या करते गए, आगे बढ़ाते गए। और इस वंश का अंतिम शासक जो हुआ सुशर्मा हुआ। और सुशर्मा की बात करें, सुशर्मा की जो हत्या है वो 30 BC और 30 BC के लगभग हत्या कर दी गई थी। और सिमुक नाम का एक राजा था और सिमुक जो था वो सातवाहन वंश से बिलोंग करता था। यानी सिमुक कहाँ से था, तो सिमुक सातवाहन वंश से आता था। और सिमुक ने उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना करता है जिसे सातवाहन राजवंश कहा गया। और सातवाहन राजाओं की बात करें तो ये उत्तरी जो महाराष्ट्र का इलाका है, तो उत्तरी महाराष्ट्र के इलाके में इन्होंने क्या किए हैं, शासन किए हैं। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं, सातवाहन वंश की तरफ चलते हैं। तो पहली बात, सातवाहन वंश की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत रहा होगा वो था हमारे पास मत्स्य पुराण। ठीक है, यानी सातवाहन पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन और बन रहा है आपका कि पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा था, तो सबसे प्राचीन पुराण आपका था मत्स्य पुराण। नोट, शुंग वंश की जानकारी भी हमें कहाँ से मिलती है, मत्स्य पुराण से। बताया गया कि इस वंश का संस्थापक सिमुक है जिसने अपनी राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान को बनाता है। दिल्ली पुलिस अभी पेपर हुआ है जिनका, उनसे आप पूछ सकते हैं। जिन्होंने SSC GD दिया है आप उनसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि बताइए सातवाहन शासकों की राजधानी पूछा था कि नहीं पूछा था। और यकीन मानिए किसी को भी आइडिया नहीं था कि वहाँ पैठन शब्द लिखा हुआ आया था और पैठन में किसी ने टिक ही नहीं लगाया। जब SSC GD के लड़कों ने हमसे पूछा कि सर सातवाहन वंश की राजधानी आई थी, तो मैंने उनको जब बताया तो वो यकीन ही, मैं बोले सर पैठन तो नाम हमें ध्यान ही नहीं रहा। तो वो फिर संभवतः दूसरा ऑप्शन लगा के आए थे, जो भी रहा होगा। या कि आप PYQ वहाँ का पुराना क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर SSC GD का, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे बात करते हैं। सिमुक ने सुशर्मा अंतिम शासक, सिमुक ने सुशर्मा अंतिम शासक जो कर्ण वंश का है उसकी हत्या विदिशा में कर दिया था और उस पर क्या कर लिया, अधिकार कर दिया। ठीक है, तो सिमुक ने जो सुशर्मा था उसका हत्या कर देता है और विदिशा पर भी क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। फिर सिमुक का जो भाई होता है उसका उत्तराधिकारी होता है, उसका नाम रहता है कृष्ण। यह कृष्ण को कहीं कहीं ध्यान रखिए कान्ह नाम से लिखा गया है किताबों में। कृष्ण या कान्ह शासक बनता है। और कृष्ण और कान्ह जो था वो सिमुक का भाई था, उसका उत्तराधिकारी था और वह उसी क्षेत्र पर शासन करते। आगे चलकर उसका उत्तराधिकारी जो होता है तो सातवाहन वंश का प्रथम पराक्रमी आप शासक कह सकते हैं या वास्तविक संस्थापक भी है इस वंश का, उसका नाम रहता है सतकर्णी प्रथम। मध्य प्रदेश में सतकर्णी प्रथम के शासन प्रशासन की जानकारी हमें नानाघाट अभिलेख से मिलती है ना। नानाघाट अभिलेख कहाँ है, आपका पूना में है। रानी या राजकुमारी जो नागनिका थी, तो राजकुमारी नागनिका का ही नानाघाट अभिलेख है ना। तो महाराष्ट्र के पुणे में पड़ता है और उसमें सतकर्णी प्रथम जो है उसकी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। रानी नागनिका पत्नी थी सातकर्णी प्रथम की, तो नानाघाट अभिलेख आपका पुणे में है। और इसी अभिलेख में ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि इसी अभिलेख में ब्राह्मणों को भूमि दान देने की जानकारी मिलती है। आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा अभिलेख है जिसमें ब्राह्मणों को भूमिदान के बारे में साक्ष्य मिला है, तो रानी नागनिका के नानाघाट अभिलेख से है। सेकंड है अभिलेख सांची के स्तूप पर 3 स्तूपों में से बड़े स्तूप की वेदिका पर एक लेख मिलता है। वेदिका के लेख हैं राजा सिरसात किरण का उल्लेख मिलता है और इनकी तुलना विद्वानों से की जाती है सतकर्णी प्रथम। इसी अभिलेख में उसके उत्तराधिकारी वशिष्ठ पुत्र
आनंद के बारे में लिखी है और भूदान पर चर्चा का भी उल्लेख है। यानी यह अभिलेख के बारे में बता रहा है कि जो सांची स्तूप पर 3 स्तूप हैं उसमें राजा सिरसात का नाम उल्लेख मिलता है और राजा सिरसात के साथ साथ बताया गया है कि सतकर्णी प्रथम के जो सिक्के हैं उसमें भी सिरसात उत्कीर्ण किया जाता है ना। तो आगे बढ़ते हैं और सिरसात ध्यान रखिएगा जो उसके सिक्के हैं वो हमें उज्जैन और मध्य प्रदेश के देवास और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जैसे जगहों से भी देखने को मिलते हैं। तो आप एक क्वेश्चन यहाँ से भी नोट डाउन कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट लगा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, तो आप इसको भी नोट डाउन करके रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं कि सांची में बड़े स्तूप की वेदिका पर लेख से पता चलता है कि पूर्वी मालवा या मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से पर इसका क्या रहा होगा, इसका अधिकार रहा होगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। जिसके साक्ष्य राजा सिरसात के कुछ सिक्के हैं जो कि हमें बता ही दिया आपका उज्जैन से, मध्य प्रदेश के देवास से, मध्य प्रदेश के जमुनिया होशंगाबाद में पड़ता है, भेड़ाघाट जबलपुर में और त्रिपुरी से मिलते हैं। तो पूछा जा सकता है कि सिरसात जो हैं इनके सिक्के आपको कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो आप बता दीजिएगा कि उज्जैन से, देवास से, जमुनिया से, भेड़ाघाट से और त्रिपुर से मिलते हैं। और इन्हीं सिक्कों का प्रचलन मालवा व इसके आसपास के क्षेत्रों में भी मिलता है। तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर है डाहल प्रदेश। त्रिपुरी और जबलपुर दोनों को संयुक्त रूप से क्या करते हैं, कहते हैं डाहल कहते हैं। त्रिपुरी और जो त्रिपुरी है आपका और जो जबलपुर है संयुक्त रूप से इन्हें क्या कहा जाता है, डाहल कहा जाता है। तो चलिए इंपॉर्टेंट है सतकर्णी प्रथम, इनके बारे में देख लेते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सतकर्णी की प्रथम की जो पत्नी थी वो थी रानी नागनिका और इनके 2 पुत्र होते हैं देवश्री और राजश्री। इसी क्रम में आगे चलकर एक अन्य राजा होते हैं, है ना। इसी क्रम में आगे चलकर एक अन्य राजा होते हैं और उनका नाम दिया जाता है सतकर्णी सिकंद। क्या नाम दिया जाता है, सतकर्णी सिकंद नाम दिया जाता है। जिनके साक्ष्य उज्जैन से प्राप्त सिक्कों पर राजा रजो सिरसतस का वर्णन है। विद्वानों द्वारा इन्हें सतकर्णी द्वितीय का नाम दिया है। यानी उज्जैनी से जो हमें रजो सिरसतस नामांकित सिक्के बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं, तो कुछ विद्वानों के अनुसार संभवतः बताया गया कि ये कोई और नहीं बल्कि सतकर्णी द्वितीय हैं। ठीक है, तो चलिए अब सतकर्णी द्वितीय के बाद आगे चलते हैं। इन्हीं के समय हाल शासक भी आए, इनका मध्य प्रदेश से कोई संबंध नहीं रहा। तो अगले शासक हो जाते हैं आपके गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अगर सातवाहन शासकों में सबसे पराक्रमी राजा की बात करूं तो वो थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी महान शासक थे, सातवाहन वंश के शक्तिशाली राजा थे। इनका भी अधिकार मालवा पर था, जिसके साक्ष्य उज्जैन से प्राप्त इन्हीं के सिक्कों से चलता है। सातवाहन शासक द्वारा शीशे के सिक्के प्रचलित किए गए थे। किसके सिक्के, शीशे के सिक्के, परंतु गौतमी पुत्र सतकर्णी द्वारा चांदी के सिक्के चलाए गए। आप डाउनलोड कर लीजिएगा कि सातवाहन शासकों ने तो हालांकि शीशे वगैरह के सिक्के चलाए थे, लेकिन गौतमी पुत्र जो सतकर्णी हैं तो इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। किसके सिक्के, चांदी के सिक्के चलाए थे। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने ही शक शासक नाहपान को हराया। तो शक शासक नाहपान को किसने हराया, तो शक शासक नाहपान को गौतमी पुत्र सतकर्णी ने ही पराजित किया है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जिसकी जानकारी हमें नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। चांदी के सिक्के के एक पार नाहपान और दूसरी तरफ गौतमी पुत्र सतकर्णी लिखा है और लगभग 800 चांदी के सिक्के जोगल थंबी नामक स्थान से प्राप्त होते हैं। और ये जो आपका जोगल थंबी है कहाँ है, गुजरात में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी ने किसे पराजित किया, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी ने नाहपान को पराजित किया है, जिसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, हमें जानकारी मिलती है कहाँ से, नासिक अभिलेख से जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है नाहपान की बात करें तो नाहपान छहरात वंश के शासक रहते हैं। किस वंश के, आप नोट डाउन कर लीजिए कि नाहपान छहरात वंश के शासक होते हैं, जिन्हें गौतमी पुत्र सतकर्णी द्वारा पराजित कर दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगले शासक है अपने वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी की बात करें, आप देख लीजिए अगले शासक कौन से हैं हमारे, अगले शासक हैं हमारे वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। तो वशिष्ठ पुत्र पुलवामी जो हैं, तो वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के भी हमें सिक्के कहाँ से मिलेंगे, नोट डाउन कर लीजिए कि वशिष्ठ पुत्र पुलवामी के सिक्के हमें आपको दिख रहा है, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी लिखा है। इनके सिक्के जो चांदी के सिक्के हैं हमें विदिशा और देवास से, यानी 2 जगह आपको नोट डाउन कर लेनी है कि इनके सिक्के हमें मध्य प्रदेश के विदिशा से प्राप्त होते हैं और मध्य प्रदेश के देवास से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो वशिष्ठ पुत्र पुलवामी राजा होते हैं और चांदी वगैरह के भी सिक्के चला देते हैं, है ना।
और भारत पर ये अधिकार करते हैं। इसके बाद जो अगले शासक आते हैं वो रहते हैं यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी त्रिपुरी देवास विदिशा से इनके सिक्के मिले हैं और बताया गया कि यज्ञश्री सातकर्णी जो हैं तो इस वंश के अंतिम प्रतापी राजा होते हैं, है ना, क्योंकि यज्ञश्री सातकर्णी के पश्चात सातवाहन वंश में ऐसा कोई पराक्रमी राजा नहीं हुआ जो अपने वंश को संरक्षित रख सके, आगे रख सके, क्योंकि पल्लव वगैरह इनको फिर आगे क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं, इसलिए ये अंतिम पराक्रमी राजा थे। फिर चतुर्थ पुलमावी एक राजा का नाम बताया है, तो यह सातवाहन वंश का अंतिम शासक है। चतुर्थ पुलमावी नाम है, जिसके सिक्के तो हालांकि नहीं मिले हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम शुंग वंश के बारे में बात किए और हमने किस वंश के बारे में बात किए, हम सातवाहन वंश के बारे में बात किए। शुंग और सातवाहन वंश के बाद जो आपका आता है वो हमारे यहाँ विदेशी आक्रमणकारी की भूमिका आ जाती है। विदेशी आक्रमणकारी हमारे यहाँ आते हैं और विदेशी आक्रमणकारी के बारे में भी चलिए हम 10 मिनट में इसको भी पढ़ा देते हैं, तो आपका सिलेबस चलता रहे, जिससे हम लोग पीछे ना हो जाएं। तो इंडो ग्रीक या यूनानी शासक की हम बात करते हैं, यानी जो सबसे हमारे यहाँ है वो पहले आए हिंद यवन, फिर शक आए हमारे यहाँ, फिर पहलव आए और फिर कुषाण आए। तो चलिए इंडो ग्रीक या यूनान या हिंद यवन के बारे में बात करते हैं। तो इनका जो शासन था, तो शासन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश था या नहीं स्पष्ट तो नहीं है, परंतु मीनांडर के सिक्के यानी हिंद यवन जो मूल स्थान इनका बैक्टीरिया बताया गया है, अफगानिस्तान बताया गया है ना, इन्हीं को इंडो ग्रीक के नाम से, ध्यान रखिएगा कि हिंद यवन की ही मैं बात कर रहा हूँ, हिंद यवन को ही इंडो ग्रीक बैक्टीरियाई ग्रीक के नाम से जाना जाता है। और इस वंश का जो प्रतापी शासक था वो, हालांकि भारत आगमन भी लिख लीजिए कि 190 BC में तो इनका हो गया था, लेकिन इस वंश का जो प्रतापी शासक हुआ वो मीनांडर हुआ। अब मीनांडर का एक नाम है मिलिंद, ध्यान रखिएगा। मीनांडर के सिक्के हमें बालाघाट से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? बालाघाट में। और इसी काल में रोमन सिक्के हमें मंदसौर से भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है, क्योंकि रोमन सिक्के की बात, रोमन शासक के बारे में भी लिखा है। तो मीनांडर को तत्कालीन भारत के शुंग वंशी शासक पुष्यमित्र शुंग द्वारा घसीट कर पीटा गया था, यानी मीनांडर को शुंग वंश के शासकों ने पराजित किया था, ठीक है। मीनांडर के सिक्के हमें बालाघाट से प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से रहा इनके बारे में बात, क्योंकि यूनानी शासक भी आए तो भारी मात्रा में सिक्के जारी किए, है ना। और सबसे प्रथम यूनानी शासकों की जो मेन विशेषता थी, आप लिख लीजिए, जो सिक्कों पर लेख लिखने की परंपरा थी। क्या थी? जो सिक्कों पर लेख लिखने की परंपरा थी, उस परंपरा को यूनानी शासकों ने ही हमारे यहाँ जारी किया है, क्योंकि अभी तक सिक्कों पर लेख नहीं लिखा जाता था, है ना। तो सिक्कों पर लेख इन्होंने ही लिखा। और इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन होता है? मीनांडर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है अपना कुषाण। तो जो कुषाण आए हमारे यहाँ, तो कुषाण यूची कबीले से थे, है ना। कुषाण किससे थे? यूची से थे। और जो कुषाणों का संस्थापक था वो था कुजुल कड़फिसेस, है ना, क्योंकि कुषाण जो आते हैं हालांकि वो पहलव के बाद आते हैं, ठीक है। तो पहलवों के बारे में हमें मध्य प्रदेश से कुछ जानकारी तो मिल जाती है, क्योंकि शक आए, पहलव आए। तो चलिए पहले जो इंपॉर्टेंट है कुषाण, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो कुजुल कड़फिसेस इस वंश का संस्थापक रहता है। और ज़्यादा साक्ष्य तो हमें मध्य प्रदेश से इनके प्राप्त नहीं होते कुषाणों के बारे में, लेकिन एक जरूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए कि कुषाण इसका संस्थापक कुजुल कड़फिसेस है, और बिम कड़फिसेस जो इस वंश का संस्थापक रहता है, तो उसका सिक्का हमें विदिशा से प्राप्त होता है ना। और शहडोल में कुषाण शासकों के लगभग 757 सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। आप लिख सकते हैं कि जो कनिष्क प्रथम वगैरह इनके उत्तराधिकारी हैं, तो कनिष्क प्रथम की हमें जो सिक्कों की निधि है वो हमें शहडोल से प्राप्त होती है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं शक की बात करते हैं। शक जो अपने आप को क्षत्रप कहलाना पसंद करते हैं, त्रातार या सिथियन के नाम से इन्हें जाना जाता है। यह इंडो ग्रीक के बाद लेकिन कुषाणों से पहले शासन किए, है ना। शक जो हैं सीरिया के मूलतः निवासी हैं, है ना, और इनकी कई शाखाएं थी भारत में। अब शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहलाना पसंद करते थे, तो नोट कर लीजिएगा, शक अपने आप को क्या कहते थे? क्षत्रप कहलाना पसंद करते थे। तो क्षत्रप आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो भारत में विदेशी आक्रमण का क्रम है यहाँ इंडो ग्रीक यानी यूनानी, फिर शक, फिर पहलव और फिर कुषाण। तो जो प्रथम शक शासक था वो था मो था। क्या था? मो था। यहाँ मोक्ष लिखा गया है, मो था, ठीक है। पश्चिमी शकों की दो शाखा थी। एक छायरात वंश। छायरात वंश का प्रथम शासक था भूमिक, यानी छायरात वंश हो गया। और जो भूमक है उसके सिक्के हमें मालवा से प्राप्त होते हैं। और दूसरी शाखा हो गई कार्दमक वंश। कार्दमक वंश का जो संस्थापक है वो है यशोमतिक, है ना।
और जो चष्टन था उस वंश का शासक, उसने ही उज्जैनी को फिर अपनी क्या कर लेता है, राजधानी बना देता है। क्षयरात वंश के बारे में बात करते हैं तो प्रथम शासक है भूमिक। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने क्षयरात वंश के शासक नाहपान को ही पराजित किया, जो इस वंश का प्रतापी शासक था। राजधानी थी मिन्नगर, है ना। विद्वानों में मतभेद है इस बात को लेकर। मंदसौर और महाराष्ट्र का क्षेत्र है मिन्नगर, ठीक है। अब जो अगला क्षयरात वंश, अगली शाखा है मतलब शकों की, वो है आपकी कार्दमक वंश, या इसी को चष्टन वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चष्टन वंश। क्षेत्र है मालवा। संस्थापक स्वयं चष्टन नाम का राजा है, उज्जैन में शासन करता है। इसी राजा जयदामन इसके बाद आता है, फिर रुद्रदामन आता है। तो यानी जयदामन के बाद जो आता है वो रुद्रदामन रहता है, और रुद्रदामन शकों का सबसे प्रसिद्ध शासक होता है। तो रुद्रदामन सबसे शक्तिशाली शासक होता है। रुद्रदामन अपनी राजधानी कहाँ को बनाता है? तो रुद्रदामन अपनी राजधानी उज्जैन को बनाता है। जूनागढ़ अभिलेख में जानकारी मिलती है कि रुद्रदामन के शासन प्रशासन की जानकारी किस प्रकार से रही होगी, यह हमें जूनागढ़ अभिलेख बताता है। जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो जूनागढ़ अभिलेख आपका किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसके पूर्व प्राकृत भाषा में अभिलेख लिखे जाते थे, क्योंकि रुद्रदामन संस्कृत का प्रेमी था। इन्होंने ही यज्ञश्री सतकर्णी को पराजित किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि यज्ञश्री सतकर्णी को पराजित करने वाला शासक कौन रहा होगा? आपने देखा कि जो सतकर्णी वगैरह शासक थे, है ना, जो आपके सातवाहन शासक थे सतकर्णी, उनमें एक शासक हुआ यज्ञश्री सतकर्णी। तो यज्ञश्री सतकर्णी जो इस वंश का अंतिम प्रतापी शासक था, उसे किसने पराजित किया? तो उसे रुद्रदामन ने ही पराजित किया। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए थोड़ा रुद्रदामन के बाद जो आते हैं रुद्रसिंह थर्ड आते हैं। कौन आता है? रुद्रदामन के बाद रुद्रसिंह थर्ड आते हैं। तो पश्चिमी शकों का अंतिम ज्ञात राजा था। इसने गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड को हराकर मार दिया, है ना। बताया गया कि चंद्रगुप्त को भी इसने मार दिया। हराने के चंद्रगुप्त सेकंड ने इसे हराकर, है ना, मतलब चंद्रगुप्त सेकंड ने इसे मारा है रुद्रसिंह तृतीय को। तो हराने के बाद क्या करता है चंद्रगुप्त मौर्य? व्याघ्र शैली की चांदी के सिक्के चलाता है। ये सिक्का पूछा गया है। चंद्रगुप्त ने रुद्रसिंह तृतीय को हराने के पश्चात किस प्रकार के सिक्के चलाता है? शकों के क्षेत्र पर आधिपत्य कर लेता है ना। चंद्रगुप्त सेकंड द्वारा 2 उपाधियां धारण की जाती हैं शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में, सकारी, और एक अपने आप को यह क्या कहलाना पसंद करता है? यह अपने आप को विक्रमादित्य कहलाना पसंद करता है ना। क्योंकि इसके अगले बाद अब जो गुप्तों का शासन रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रुद्रसिंह तृतीय के सिक्के की बात करें तो सांची, विदिशा और शिवपुरी से मिलते हैं। कहाँ से? सांची, त्रिपुरा और शिवपुरी से मिलते हैं। रुद्रसिंह थर्ड व चंद्रगुप्त थर्ड के संघर्ष की जानकारी, तो आइए जानकारी देख लेते हैं। जिसका कारण रुद्रसिंह थर्ड ने रामगुप्त को हराकर उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह करना चाहा। प्रसिद्ध नाटक है देवी चंद्रगुप्तम, उसमें उस पुस्तक से भी जानकारी मिलती है। इसी पुस्तक में वर्णित है कि रुद्रसिंह थर्ड की जो मृत्यु है वो किसने की? वह चंद्रगुप्त मौर्य ने की, ठीक है। तो इस प्रकार से आइए एक शासक यहाँ शासक के बारे में जो मैं बात कर रहा था आपसे, वो हैं बिम कडफिसेस, यानी कुषाण शासक है बिम कडफिसेस। इसके बारे में बात करते हैं कि भारत में यह एक महान सत्ता स्थापित करता है। कुजुल कडफिसेस का बेटा होता है। विदिशा एवं शहडोल से 44 सिक्कों की निधि मिलती है। कनिष्क प्रथम पुत्र था किसका? बिम कडफिसेस का ही पुत्र था। लगभग 78 AD में कनिष्क जो है गद्दी पर बैठता है, ठीक है। और कनिष्क कौन संवत चलाता है? शक संवत चलाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। कुषाणों के कुल 757 सिक्कों में से 324 शहडोल से कनिष्क प्रथम के, बाकी बिलासपुर के साझा पारी से मिले हैं। भारत में विदेशी आक्रमण का आपको यहाँ क्रम दिया गया है कि इंडो ग्रीक आए, है ना, शक आए, पहलव आए, कुषाण आए, ठीक है। इस प्रकार से नोट, कुषाणों के शहडोल से कुल 757 सिक्के मिले हैं, जिनमें 324 सिक्के कनिष्क प्रथम के हैं। कनिष्क प्रथम ने ही शक संवत चलाया। कब चलाया? 78 AD में चलाया। अंतिम शासक था वासुदेव। तो तांबे का सिक्का इसका मिला है त्रिपुरी और जबलपुर से मिला है। संयुक्त क्षेत्र है जिसे डाहल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? डाहल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रहा आपका पूरा यहाँ तक कुषाण वंश वगैरह तक। अब जो अगला वंश आएगा कुषाणों के पतन के पश्चात जो दूसरी शताब्दी के अंतिम चरण में शासक आएंगे वो नागवंश रहेंगे, है ना। नागवंश ये विदिशा ग्वालियर का क्षेत्र रहेगा। उनके बारे में भी मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊँगा। तो आज के लिए यहीं तक।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर साझा करें हमारी लिंक को, है ना। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट भी लिख सकते हैं, उसका उत्तर भी हमारे द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी एमपी हिस्ट्री में बहुत आराम से आपको पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा स्पीड ज़रूर अभी मेंटेन करने का मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं इसलिए थोड़ा सा स्पीड लेके चल रहा हूँ कि हिस्ट्री का सिलेबस देखिए वैसे भी बहुत बड़ा होता है। तो आपको चीज़ें क्या है, 1 से 2 बार में इनको सुनकर रखना है। पहले आपको सुनना है बढ़िया एक बार वीडियो को, दूसरी बार आप हो सके तो नोट्स बनाइए इस वीडियो से, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी, किसी प्रकार का आपका डाउट नहीं आएगा। अगर डाउट भी होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, वहाँ हम आपके उत्तर देंगे। तो हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, है ना। जीएस विद श्याम अब आपका एक नया परिवार है ना, जिसमें आपकी एमपीपीएससी 2025 की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। इस बात की गारंटी हम ले रहे हैं कि एमपीपीएससी 2025 की जो भी यूनिटें हैं उसको मैं इसमें समाहित करने का प्रयास करूंगा जितना भी समय मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, जय भारत।